टूल इंजीनियरिंग की सेकंड मैराथन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए ये क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें आपके जो मैक्सिमम करके जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिक को कवर किया गया है। सो आप लोग हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। बाकी जो स्टूडेंट अभी तक फर्स्ट क्लास मैराथन का नहीं देखे हैं वो लोग देख लीजिए, वो यूट्यूब पर आपके प्रोवाइड हो चुकी है। उसका PDF भी हमने अपने ऑफिशियल ऐप AKC टेक्निकल क्लासेस पर फ्री स्टडी मटेरियल वाले ऑप्शन में प्रोवाइड कर रखा है। सो आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके PDF नोट्स प्राप्त कर लीजिए। सो चलिए देरी नहीं करते हैं, सीधे हम क्लास की तरफ आते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है लोकेशन से आप क्या समझते हैं, इसके फंक्शन के बारे में लिखिए। तो लोकेशन का मतलब क्या होता है? लोकेशन मतलब ये होता है किसी भी वर्कशाला में, कार्यशाला में, कि आप किस तरह से जो टूल हैं, जो वर्कपीस हैं, उसको कैसे आप स्थापित करते हैं। इन सभी के बारे में आप लोकेशन के बारे में समझते हैं। तो लिखा क्या गया, लोकेशन क्या करता है, यह वर्कपीस और जिग या फिक्चर्स के बीच एक संबंध को बताता है, एक रिलेशन को बताता है। कौन? लोकेशन। यदि हम वर्कपीस का सही से लोकेशन नहीं करेंगे, लोकेशन का मतलब होता है अवस्थापन, यदि हम वर्कपीस का सही से अवस्थापन नहीं करेंगे तो उसका मशीनिंग भी एक्यूरेटली नहीं होगा। जैसे कि क्या होता है, मान लीजिए ये कोई आपका बेस है, इसमें आपके बोल्ट लगा दिए गए हैं, इस पे आपके वर्कपीस को सेट कर दिया गया है। अगर ये बोल्ट हिलते डुलते रहेंगे, वाइब्रेशन स्थिति में रहेंगे, इनका सही से लोकेशन नहीं किया गया रहेगा, सही से इनकी लोकेशनिंग नहीं की गई रहेगी, सही से स्थापित इनको नहीं किया गया रहेगा, तो इसमें वाइब्रेशन होता रहेगा। जब आप इस पर कोई भी प्रोसेस करेंगे, कोई भी मशीन चलाएंगे, तो इससे आपको सरफेस फिनिश जो अच्छा नहीं मिलेगा। तो उन्हीं के लिए आपका लोकेशन यूज किया जाता है कि सही से आप सेट कर सकें और वर्कपीस को नट बोल्ट इधर उधर ना होने पाए। तो यहाँ लिखा गया कि जिग और फिक्सर्स को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि वर्कपीस के सभी अवांछनीय विस्थापनों को प्रतिबंधित किया जा सके। अभी आपको आगे जिग्स एंड फिक्सर्स के बारे में भी देखने को मिलेगा। पिछले बार जिग्स एंड फिक्सर से आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। 4 क्वेश्चन का मतलब होता है 20 नंबर, सोच लीजिए। तो इस बार भी चांसेस हैं कि क्वेश्चन पुटअप हों, सो आप ये क्लास जरूर देखिएगा। तो इसमें यह लिखा गया है कि जिग और फिक्सर जो होते हैं वो अवांछनीय जो डिस्प्लेसमेंट वगैरह विस्थापन वाइब्रेशंस होते रहते हैं उनको रोकते हैं। इसके अतिरिक्त जिग और फिक्सर्स में क्या होता है कि वर्कपीस की त्रुटियों को पकड़ने के साथ साथ उसमें जो कुछ भी ऊपर उठने, नीचे गिरने, इधर उधर स्लाइडिंग के लिए भी जिग और फिक्सर्स का यूज आपका हो सकता है। अगर सही से लोकेशन किया रहेगा तो आपका जो भी काम रहेगा वो सही से आपका किया जाएगा। इसके अलावा आपको अभी आगे मिलेगा 3 to 1 प्रिंसिपल का सिद्धांत। ये हमने आपको ऑलरेडी एक अलग वीडियो में भी पढ़ा रखा है। आप यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए 3 to 1 प्रिंसिपल बाई AKC, तो आपको देखने को मिलेगा। वो मैराथन क्लास का एक पार्ट है जिसको हमने पहले ही प्रोवाइड कर दिया है यूट्यूब पर, आप उसको देखकर पढ़ सकते हैं। अब आगे आते हैं, लोकेशन का क्या सिद्धांत है इसके बारे में समझते हैं। तो इसमें क्या लिखा गया है कि किसी जिग या फिक्सर्स के सही लोकेशन व्यवस्था बनाने के लिए कुछ सिद्धांतों को फॉलो करना जरूरी होता है। जैसे कि क्या होता है कि किसी स्थान पर किसी बिंदु की स्थिति 3 परस्पर लंब अक्षों द्वारा व्यक्त की जाती है, जो कि आपकी X, Y, Z होती हैं, जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम 6 हो सकती है। तो इन्हीं वस्तु को इन 3 अक्षों पर लीनियर मोशन तथा रोटेशन मोशन दी जाती है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ एक्सिस बना दे रहे हैं, वो जब आप 3 to 1 प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। बताया हमने X, Y, Z है। इस पे क्या हो सकता है, एक तो आपका जो मान लीजिए कोई वर्कपीस रखा गया, एक इसमें क्या करता है, रेसिप्रोकेट कर सकता है। तो एक मोशन ये हो गया आगे पीछे होना, दूसरा यह क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। ठीक, तो 2 मोशन, एक X में, 2 मोशन Y में, 2 मोशन Z में, मतलब 3। तो इस तरह से इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो सकती है, 6। मतलब वह 6 डायरेक्शन में इधर उधर हो सकता है, और उनको लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन के माध्यम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो 3 रेखीय मोशन होते हैं और 3 रोटेशनल होते हैं। ठीक है, 3 रेखीय तथा 3 रोटेशनल। जिग तथा फिक्सचर्स में वर्कपीस के सही स्थापन के लिए 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर रोक लगाने की व्यवस्था करना आवश्यक होता है। इसके लिए बहुत सारे लोकेटिंग डिवाइसेस का भी आपका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इसके अलावा भी होता है कि आपको जब 3 to 1 प्रिंसिपल आप पढ़ेंगे, हमारे द्वारा पढ़ाए गए जो वीडियोज हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे आपके 3 to 1 प्रिंसिपल में हम लोकेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी आगे आपको भी देखने को मिलेगा, तो अभी हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है ना। अब आगे आते हैं पर्पज ऑफ क्लैंपिंग एलिमेंट्स। क्लैंपिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनका पर्पज क्या होता है, इसको समझते हैं।
तो देखिए बेसिकली जो क्लैंपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वह क्या करता है, फिक्सचर्स में जो कार्यखंड, मतलब ये आपका कार्य नहीं, ये आपका यहाँ लिखा गया है वर्क पीस, ठीक है। जो फिक्सचर्स होते हैं उसमें वर्कपीस को सही स्थिति में पकड़ना, उसको सुनिश्चित करना कि वह कटिंग फोर्सेस के प्रभाव में इधर उधर विस्थापित ना हो, और जहां तक संभव हो क्लैंप की रेसिप्रोकेटिंग तथा रोटरी गतियां भी ना हो। जैसे क्लैंपिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, क्लैंपिंग एलिमेंट्स का पर्पज क्या होता है, बेसिकली इनका पर्पज ये होता है कि जो भी आपका वर्कपीस है उस पर जब भी कोई भी मशीनिंग प्रोसेस हो तो वह इधर उधर घूम ना सके, आगे पीछे ना हो सके, अन्यथा की दृष्टि में वह इधर उधर घूम जाएगा तो पता चले आपको यह कोई वर्कपीस है, इसको इतने से कटिंग करना था, वह रेसिप्रोकेट होके यह पता चले और आगे चला जाए, बस आपका यहाँ से कट जाए। तो इन्हीं सबको बचाने के लिए आप लोग क्लैंपिंग एलिमेंट्स का यूज करते हैं, क्लैंपिंग डिवाइसेस का यूज करते हैं, ताकि किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना होने पाए। इसके बाद आपका आता है आगे क्लैंप के क्या क्या कार्य होते हैं, इसको बताते हैं। तो जो क्लैंप होता है इसका फर्स्ट कार्य होता है कि वर्कपीस को जिग तथा फिक्सचर्स में दृढ़तापूर्वक तरीके से पकड़ना, सही ढंग से पकड़ना, ताकि वर्कपीस रोटेट ना हो सके, रेसिप्रोकेट ना हो सके, आगे पीछे ना जा सके, ये क्लैंप का काम होता है, ठीक है। किसमें पकड़ा जाता है, वर्कपीस को जिग या फिक्सचर्स में। अभी आपको जिग फिक्सचर्स आगे देखने को मिलेगा। सेकंड क्या कह रहा है कि ऑपरेशन के अंतर्गत वर्कपीस के विस्थापन तथा डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए भी क्लैंप का ही यूज किया जाता है कि इधर उधर वह विस्थापित ना होने पाए। थर्ड कहता है कि वर्कपीस को जिग तथा फिक्सचर्स में शीघ्रतापूर्वक बांधने तथा खोलने में सहायता प्रदान करने के लिए ही आपके क्लैंप का यूज किया जाता है। जैसे क्या होता है, अगर जल्दी से खोलना रहे, जल्दी से बांधना रहे तो क्लैंप मतलब आप लोग अगर ध्यान होगा आपको तो आप देखते होंगे जब कोई चीज़ें आती हैं तो आपकी एकदम सील पैक होती हैं, एक पट्टे के माध्यम से क्लैंपिंग की गई होती है, जिसमें लोहे से दोनों साइड में ऐसे मशीन के माध्यम से दाब दिया गया होता है, जिससे वो कोई भी मटेरियल है इधर उधर नहीं फिसल पाता, वो आपका क्लैंपिंग ही किया गया होता है। जब आप कोई नया सामान खरीद कर लाते हैं तो आप देखते होंगे। क्लैंप का कार्य यह भी होता है कि वर्कपीस की सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम की गतियों को रोकना, और ये बहुत ही ज़रूरी होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो 6 गतियाँ होती हैं उसको रोकना। क्योंकि अगर आप मान लीजिए किसी भी वर्कपीस पे काम कर रहे हैं, ये पता चले रोटेट हो जाए, इस पर आप काम कर रहे हैं ये रोटेट हो जाए या आगे पीछे हो जाए तो वर्कपीस आपका ख़राब हो जाएगा। तो इनको रोकने के लिए भी आपका क्लैंप ही यूज किया जाता है। तो यह आपका क्लैंप का कार्य हो गया। अब एग्जाम में आपके पूछा जाता है टाइप्स ऑफ क्लैंप। क्या होता है कि टाइप्स ऑफ क्लैंप के कितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में आपको बताना रहता है। तो बहुत सारे इसके टाइप होते हैं, तो ये सब आपको आगे हम बताएंगे। साथ ही साथ जो टाइप होते हैं, कभी कभी टाइप ना पूछ के सीधे क्लैंप का नाम ही दे देता है कि इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो आइए हम टिप्पणी के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर हम समझते हैं सबसे पहले स्क्रू क्लैंप के बारे में। जो आपका स्क्रू क्लैंप होता है इससे आप क्या समझते हैं इसके बारे में आपको हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो देखिए सबसे ज़रूरी बात होता है आपको फिगर बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। कोई भी टॉपिक अगर आप लोग पढ़ते हैं क्लैंपिंग का तो इसमें आपको सबसे ज़रूरी बात होती है फिगर को कंप्लीट तरह से बनाना, क्योंकि अगर आप एग्जाम में फिगर नहीं बनाएंगे तो आपके नंबर जो है वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो स्क्रू क्लैंप क्या होता है, इसका फिगर आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये आपका देखिए वर्क पीस है, ये देख लीजिए आपका एक वर्क पीस है जिसे कार्यखंड नाम दिया होता है, और यही जो है आपका स्क्रू है यहाँ पे, ठीक है, यही आपका स्क्रू है। तो इसमें क्या होता है कि इसका उपयोग वर्कपीस को उसके साइड फेस को रोके रहने के लिए किया जाता है। जो इसका साइड वाला फेस होता है वर्कपीस का, उसको रोकने के लिए आप लोग स्क्रू क्लैंप का यूज करते हैं। इसका जो साइड वाला फेस है ताकि यह जो है एक जगह फिक्स हो जाए, यह स्थिर रहे, ठीक है। स्क्रू का एक सिरा जो होता है वह वर्गाकार होता है जिसे घुमाकर इसे आगे पीछे हम लोग चलाते हैं। दूसरा सिरा शंक्वाकार होता है जो कि यहाँ आगे आपका जुड़ा हुआ है, जो कि वर्कपीस को सहारे रहता है, वर्कपीस को यह रोके रहता है, इधर उधर इसको फिसलने नहीं देता है। और जो भी काम आपको करना रहता है आप मशीन के माध्यम से सारा काम जो है वो कर लेते हैं। तो यह होता है आपका स्क्रू क्लैंप। आपने यहाँ पर देख लिया स्क्रू क्लैंप के बारे में कि आपका वर्कपीस है, इसको साइड के माध्यम से रोका क्या होता है, एक वर्गाकार तरह का, इसके आगे शंक्वाकार शंकु की तरह का आकार बना दिया जाता है, इसे घुमाकर हम आगे पीछे चलाते रहते हैं और इस प्रकार से आप वर्कपीस को रोके रहते हैं और अपना जो भी मशीनिंग ऑपरेशन करना रहता है आप आसानी से इसमें करते रहते हैं। अगला आता है आपका लैच क्लैंप। लैच क्लैंप क्या होता है, तो देखिए यहाँ लैच क्लैंप के बारे में लिखा गया है कि यहाँ पर फिगर आपको दिख रहा है, फिगर में आपको दिख रहा है, ठीक है,
वर्क पीस देखिए आपका यहाँ पर बीच में रखा गया है, वर्क पीस को यहाँ पर देखिए बीच में आप लोग रखे हैं, ठीक है। वर्क पीस को आप यहाँ बीच में रखे हैं और यह देखिए ये आपका जिग है और यहाँ पर देखिए लीफ लगाई गई है, लीफ स्प्रिंग है ये लग, और यहाँ पर भी लीफ लगी है। यही जो है ये लैच है, देख सुनिए ये जो है लैच है। लैच को एक पिवेट के माध्यम से सेट कर दिया गया है। यहाँ हाथ से आप लोग पकड़ के इसको ऐसे खोल देंगे तो यह जो है ढक्कन खुल जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इसका प्रोसेस होता है, तो इसके बारे में यहाँ पर हम समझते हैं। इसका उपयोग वर्कपीस को शीघ्र बांधने तथा खोलने में होता है। देखिए ये जो लैच किया गया है, लैचिंग की गई यहाँ पे सिंपल तरीके से, आसानी से इसको देखिए यहाँ पर लैच कर दिया गया है ताकि यह इधर उधर भागे ना, इधर उधर फिसले ना, ठीक है। ये देखिए यही है लैचिंग, जो कि इस लीफ को लॉक किया है और जब यह लीफ लॉक हो गई है तो सारा वर्कपीस जो है अंदर आपका सेटअप हो गया, ठीक है। इसमें वर्कपीस पर अधिक ग्रिप प्राप्त नहीं होता। इसमें वर्कपीस को कसने के लिए एक पत्ती होती है, यहाँ देखिए ऊपर आपकी जो है वह पत्ती लगाई गई है, जिस पर लगे पत्ती स्प्रिंग का वर्कपीस को जकड़ते हैं। और इस पे देखिए ये पत्ती जब टाइट हो गई तो यहाँ पर लीफ स्प्रिंग, पत्ती स्प्रिंग लगाई गई है, ये इसको और तेजी से पकड़ लेगी। वर्कपीस को खोलने के लिए लैच को जो है हाथ से पुश करने पर पत्ती ऊपर उठ जाती है। हमने बताया था इसको जब आप इधर करेंगे पत्ती जो है आप पर या इधर जब खींचेंगे इस तरफ, वैसे हाथ से फोर्स लगाएंगे तो यह आपका पीछे की दिशा में आ जाएगा और पत्ती आपके ऊपर उठ जाएगी और वर्कपीस जो है वह स्प्रिंग दाब से भी मुक्त हो जाता है और आपका वर्कपीस बाहर आ जाता है। तो जैसा नाम है वैसा काम है, बस आपको लिखने आना चाहिए इन सभी के बारे में। आगे आपका डबल एक्टिंग क्लैंप। डबल एक्टिंग क्लैंप क्या है देख लीजिए। जैसे कि आपका वर्कपीस यहाँ पे रखा गया है, इसको आप दोनों साइड से पकड़े, एक क्लैंप आपका इधर लगा है, एक क्लैंप आपका इधर लगा है, दो क्लैंप आपके इसमें लगाए गए हैं, तो डबल एक्टिंग क्लैंप के नाम से इसको हम जानते हैं। इसमें भी वही है कि इसमें दो क्लैंप लगाए गए होते हैं, एक क्लैंप आपका इस साइड है, दूसरा क्लैंप आपका इस साइड है, ठीक है। और इसका उपयोग जो है अच्छी ग्रिपिंग के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, दोनों क्लैंप एक स्क्रू के द्वारा चलाए जाते हैं। ध्यान सुनिएगा, इसमें जो भी आपके क्लैंप होते हैं, एक स्क्रू देखिए यहाँ पर आपका एक देखिए यहाँ पे 1 मिनट जस्ट वेट, यहाँ पे देखिए आपके स्क्रू लगाए गए हैं, ठीक है। दोनों क्लैंप को एक स्क्रू के माध्यम से इसमें मूव कराया जाता है। साथ ही साथ ये एक साथ वर्कपीस की तरफ चलते हैं या इससे दूर होते हैं, इससे वर्कपीस को अच्छे पकड़ मिलती है। मतलब इन दोनों का डायरेक्शन सेम ही होता है। मतलब जब एक मान लीजिए ये कोई आपका वर्कपीस है, एक चलेगा इधर से चलना शुरू होगा तो इसको कसेगा और जैसे दूसरे चलाएंगे तो वो भी कसेगा। अगर एक जो है इसको ढीला करेगा तो दूसरा वाला भी इसको ढीला करता हुआ चलेगा। इस तरह इसका पूरा प्रोसेस जो होता है डबल एक्टिंग क्लैंप का चलता रहता है। इसके बाद बात आती है आपके कैम क्लैंप की। कैम क्लैंप क्या होता है, कैम क्लैंप में एक कैम हैंडल लगा होता है। ये देखिए ये है आपका कैम हैंडल, ये जो है आपका ये जो लगा है इसे हम बोलते हैं कैम हैंडल, जिससे ऊपर नीचे करने से स्ट्रैप की क्रिया होती है। जैसे अगर आप इसको मान लीजिए नीचे करेंगे तो यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई है तो स्प्रिंग ऊपर उठ जाएगी, ठीक है, तो यह आपका वर्कपीस दब जाएगा। और जैसे आप इसको ऊपर करेंगे तो स्क्रीन दबेगी, यह नीचे बढ़ेगा और आपका यह जो वर्कपीस है आपका ढीला हो जाएगा, जिससे स्ट्रैप के नीचे कारखंड को जगाड़ता है, स्वतंत्र होता रहता है। मतलब स्ट्रैप जो होता है या पत्ती जो होती है ऊपर नीचे दबती रहती है, इससे आपका जो यहाँ नीचे आपका वर्कपीस लगाया गया या ढीला होता है, फिर बाहर निकाल लेते हैं और इस पर जो भी काम आपका होता रहता है आपका होता रहता है, ठीक है। कैम क्लैंप का उपयोग सामान्यतः ऐसी मशीनों पर किया जाता है जिनमें अधिक वाइब्रेशन नहीं होते हैं। बेसिकली अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन की क्रिया हो रही है तो वहाँ पर कैम क्लैंप का यूज नहीं किया जाएगा, वहाँ पर आपका लैच क्लैंप यूज किया जाता है। तो कैम क्लैंप आपका यहाँ पर समाप्त हो गया। अब बात आता है जो लोकेटर्स होते हैं उनका काम क्या होता है, फंक्शन ऑफ लोकेटर्स। तो अभी आपको मैंने बताया जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होती है, 6 प्रकार की मोशन आपकी हो सकती है किसी भी बॉडी की XYZ डायरेक्शन में। तो उन जो लोकेटर्स होते हैं क्या करते हैं, उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम को, जो वर्कपीस की डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उसको रोकने का काम करता है, ठीक है ना। दूसरा क्या करता है कि वर्कपीस को जिग अथवा फिक्सचर्स में निश्चित स्थिति में लोकेटिंग करने के लिए, कि जो भी वर्कपीस है उसको जिग या फिक्सचर्स में किस जगह सही से स्थापित करना है, कहाँ से इसे निकालना है, इन सब के लिए भी आपका यूज किया जाता है लोकेटर्स। थर्ड है कि क्षेत्र जो जिसमें होल वगैरह वर्कपीस में हो जाते हैं उनको भी स्थापित करने के लिए भी आपके लोकेटर्स का ही यूज किया जाता है। इसके बाद अगर आप फोर्थ की बात करें तो कह रहा है कि अनियमित आकृति वाले कार्यखंडों का, जैसे कि कोई वर्कपीस है उसका शेप साइज अलग तरीके का है तो उसको भी एक तरह से स्थापित करना रहता है, तो उसके लिए भी
लोकेटर्स का ही यूज आपके किया जाता है। तो ये फंक्शन ऑफ लोकेटर्स हो गया। जब भी पूछा जाएगा लोकेटर्स का क्या क्या काम होता है तो आपको ये पूरा लिखना रहेगा। इसके बाद आइए हम बात करते हैं, इसका अगर क्वेश्चन की बात करें तो वी लोकेटर्स। क्वेश्चन में जैसे टिप्पणी टाइप के क्वेश्चन में पूछता है वी लोकेटर्स क्या होते हैं, तो आपका यहाँ पर देखिए एक फिगर बनाया गया है। यह फिगर जो है यह आपके वी लोकेटर्स का है। यह फिगर आपके वी लोकेटर्स का है। इसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से वी लोकेटर्स का क्या क्या प्रोसेस होता है। तो इसमें लिखा गया कि इस प्रकार के लोकेटर्स गोलाकार, अर्धगोलाकार तथा बेलनाकार खंडों के अवस्थापन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो वी लोकेटर्स होते हैं उनका यूज जो है बेसिकली जो आपके सर्कुलर शेप के पिंड होते हैं, सर्कुलर शेप की जो बॉडी होती है, जो वर्कपीस होते हैं उसको पकड़ने के लिए किया जाता है, उनके लोकेशन के लिए किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक सिलेंड्रिकली वर्कपीस आपका यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है। इसको आप यहाँ पर देखिए किस प्रकार से आप इसको लॉक किए हैं, ठीक, पिन वगैरह के माध्यम से। तो इसको लॉक करने के लिए आप लोग वी लोकेटर्स का यूज करेंगे। वर्कपीस को सेट करने के पश्चात वी ब्लॉक को जिग की बॉडी पर स्क्रू के द्वारा कस दिया जाता है। इस प्रकार इसे स्थिर वी स्थापक के नाम, इनका जो एंगल होता है वह लगभग 90 डिग्री होता है वी लोकेटर्स का, ठीक है। अब आगे बात करते हैं सिंगल वी लोकेटर्स की। ये सिंगल वी लोकेटर्स क्या होते हैं, देखिए आपको फिगर देख लेना है, फिगर में ही सब कुछ है, फिगर ही देखना है ज़िंदगी भर। आपको हर कहीं भी कंपनी में जाएंगे वहाँ भी फिगर ही देखने को मिलेगा। कोई प्रोडक्ट है उन सब के बारे में जैसे कि आपको सब देखने को मिलेगा। तो स्लाइडिंग वी लोकेटर्स क्या होता है, बात करते हैं स्लाइडिंग वी लोकेटर्स। तो स्लाइडिंग वी लोकेटर्स क्या होते हैं, इनका यूज वृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार सतहों के स्थापन में किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये आपका वर्कपीस है, ये आपका हाफ है भी, ठीक है, यह आपका पूरा नहीं है। इसमें एक स्लाइडिंग वे ब्लॉक लगा दिया जाता है, इसमें आपका एक वे ब्लॉक लगा दिया जाता है। यहाँ पर देखिए स्लाइडिंग वे ब्लॉक आपका यहाँ पर लगाया गया है, फिगर में देख लीजिए, जो जिग की बॉडी में सरकता रहता है। ब्लॉक को नरलित नॉब तथा चूड़ीदार स्पिंडल की सहायता से आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। ये आपका है, इसको जब आप नरलित नॉब है इसको पकड़ के आप घुमाते हैं तो ये जो है स्क्रू है आपका अंदर जाता है, फिर आपका बाहर आता रहता है और सारा प्रोसेस आपका यहाँ पर होता रहता है, ठीक। तो आपका ये स्लाइडिंग वे लोकेटर्स है, इसके बारे में सब थियरी है, पढ़ लीजिएगा। कोई बहुत ज़्यादा इसमें आपको ये सब कहीं आगे काम आपके आने वाले हैं नहीं, ठीक है ना, पूरा थियरी है। अब मेन टॉपिक आपका आता है जिग एंड फिक्चर्स, सबसे ही जरूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिग एंड फिक्चर्स। तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं जिग की। किसकी बात करते हैं, जिग की। तो बेसिकली जिग क्या होता है, जिग एक ऐसी डिवाइस होती है, जिग एक ऐसी युक्ति होती है जो क्या करता है, वर्कपीस को होल्ड करता है, उसको लोकेट करता है, उसके साथ ही साथ एक से अधिक कटिंग टूल को निर्देशित व कंट्रोल भी करता है। जैसा कि क्या है, आपका ये खंड है, कोई मान लीजिए वर्कपीस है, ये आपका जो टोटल ये खांचा वाला पार्ट है ये आपका जिग है। ये क्या करता है, देखिए इसको, ये कोई वर्कपीस है, इसको होल्ड भी किया है, ठीक है, इसको सही से स्थापित भी किया है, सही से इसको लोकेशन भी दिया है, ठीक है। इसका कटिंग टूल, इसमें कैसे कटिंग प्रोसेस करेंगे उसको कंट्रोल करने का भी काम करता है, ठीक है। जिग को एक प्लेट, एक धातु के भाग, धातु की बनी किसी संरचना के द्वारा व्यक्त कर दिया जाता है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि इसको कस के पकड़े हुआ है, जिसके यहाँ पर और लिखा क्या गया है कि जिसके ऊपर तथा अंदर एलिमेंट को क्लैंप किया जाता है। देखिए ये आपका जिग है, इसके बाहर भी आपके एलिमेंट क्लैंपिंग किए गए हैं, इसके अंदर भी देखिए तमाम प्रकार के जो कार्यखंड है इसको यहाँ पर देखिए क्लैंपिंग कर दिया गया है, इसको अंदर जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। जिग का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में ड्रिलिंग, रीमिंग इत्यादि संक्रियाओं में होता है। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो कार्यखंड को केवल होल्ड या लोकेट नहीं करती, परंतु जो कटिंग टूल होते हैं उनको गाइड या कंट्रोल भी करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए यहाँ पर मिल गया है कि जो आपके जिग होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिग एंड फिक्सचर्स में अंतर बताइए, तो आपको लिखना पड़ेगा जो जिग होते हैं उनका काम केवल वर्कपीस को पकड़ना या होल्ड करना या लोकेट करना ही नहीं होता, बल्कि जो कटिंग टूल होते हैं उनको गाइड करना, उनको कंट्रोल करने का काम भी आपका जिग डिवाइस ही करता है। तो आपको इतना पूरा इसके बारे में लिखना पड़ेगा। अब फिक्सचर्स की थोड़ी सी बात करते हैं।
तो फिक्सचर एक ऐसी संरचना को द्वारा व्यक्त किया जाता है जो किसी एलिमेंट को किसी विशेष संक्रिया के लिए एक निश्चित स्थिति में मजबूती से, मतलब इसमें क्या होता है कि जो भी आपका एलिमेंट रहेगा, वर्कपीस रहेगा, उसको किसी ऑपरेशन के लिए केवल पकड़ कर रखेगा, केवल उसको होल्ड किया रहेगा कि इस पे वाइब्रेशन ना हो, इधर उधर फिसले ना, लेकिन यह किसी भी दिशा में उसको गाइड नहीं करता। जो टूल होते हैं वो सिर्फ आपको गाइड करना पड़ता है, सारा प्रोसेस में आपको करना पड़ता है, ठीक है। और जो फिक्सचर्स का प्रयोग होता है अधिकतर टर्निंग मिलिंग में या ग्राइंडिंग में किया जाता है। तो यहाँ पर यह आपका जो फिक्सचर्स है ये भी आपका समाप्त होता है। अब जिग और फिक्सचर्स की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो पहला ये कहता है कि विभिन्न प्रकार के वर्कपीसों पर मशीनिंग ऑपरेशन को करने के लिए, वर्कपीस को पकड़ने के लिए, उसको सपोर्ट प्रदान करने के लिए हम जिग और फिक्सचर्स का यूज करते हैं ताकि वो एक जगह स्थिर रहें। जो भी ऑपरेशन करें हम, मशीन सही तरीके से उसको पकड़े रहे और सारा प्रोसेस आसानी से होता रहे। सेकंड कहता है कि वर्कपीस को उपयुक्त स्थिति में पकड़ने के लिए तथा कटिंग टूल तथा कटर को निर्देशित करने के लिए, जिससे सभी प्रोडक्ट एक समान आइडेंटिकल बने, एक समान रूप से बनाए जा सकें। क्योंकि जब सभी में एक ही प्रोसेस अप्लाई किया जा रहा है तो श्योर सी बात है जो प्रोडक्ट बनाए जाएंगे सेम डायमेंशंस के बनेंगे। थर्ड कह रहा है कि इनके प्रयोग से मशीनिंग से पहले मार्किंग, मेजरमेंट, आकार को सेट करने की विधियां नहीं करनी पड़ती है। एक बार जब आप जिग और फिक्सचर्स में एलिमेंट को फंसा देंगे, आएगा जो टूल वो अपना काम करता हुआ चला जाएगा। पांचवा कहता है कि क्वालिटी कंट्रोल से संबंधित जो इकोनॉमिकल व्यय उसमें कमी आती है, एक्स्ट्रा खर्चा कोई नहीं खर्च करना पड़ता है। पांचवा कहता है कि सेमी स्किल्ड कारीगर भी आसानी से काम कर सकते हैं, बहुत पढ़े लिखे कारीगर की इस पर आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिक्स्थ कह रहा है जिग तथा फिक्सचरों की मदद से ऐसे वर्कपीस को पकड़ने के लिए जो अन्य साधनों के द्वारा आसानी से नहीं पकड़े जा सकते हैं, तो इनके माध्यम से हम उन सभी वर्कपीस को पकड़ सकते हैं जो हैवी होते हैं या जिनका शेप साइज जटिल होता है। इसके माध्यम से हम ऐसे वर्कपीसों को भी जिग और फिक्सचर्स के माध्यम से ही पकड़ सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे जिग के टाइप के बारे में। किसके बारे में? जिग के टाइप्स के बारे में पूछ सकता है या सीधे कुछ जिग का नाम दे देगा, जैसे कह देगा टेम्पलेट जिग के बारे में बताइए, चैनल जिग के बारे में, प्लेन जिग के बारे में बताइए। तो सबके बारे में 2, 3, 4, 5 हमने लिया है जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, तो उसको हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम आपके टेम्पलेट जिग की कि टेम्पलेट जिग क्या होता है। तो देखिए क्या लिखा गया है, यह अत्यंत सरल जिग होती है जिसे वर्कपीस पर रखकर और हाथ से पकड़कर कम व्यास के छिद्र किए जाते हैं। देखिए ये जो जिग होता है इसके माध्यम से क्या करते हैं कि वर्कपीस पे हम कहीं भी रख के छोटे छोटे जहाँ छिद्र करने होते हैं वहाँ पर आपके टेम्पलेट जिग यूज किए जाते हैं। यह एक साधारण प्लेट होता है जिसमें वांछित स्थितियों में छिद्र बने होते हैं। ये देखिए आपका छिद्र है, ये आपका टेम्पलेट जिग यहाँ पर यूज किया गया है। ये आपका नीचे वर्कपीस वगैरह लगा दिया गया है, यहाँ पर ड्रिलिंग है जो कि छोटे छोटे छिद्रों के लिए यूज किया जा रहा है। प्लेट को वर्कपीस पर हम लोग बांध देते हैं, प्लेट को वर्कपीस पर बांध देते हैं और टेम्पलेट में बने छिद्रों में ड्रिल को हम गाइड करते हुए वर्कपीस में विच्छेद कर सकते हैं। जो टेम्पलेट आपका यहाँ पर है इसमें छिद्र होता है, इसके माध्यम से ड्रिल को गाइड करते हुए यहाँ पर भी आपका होल कर लिया जाता है। यह होता है आपका टेम्पलेट जिग। जैसे कि हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें, इसके बाद मान लीजिए कुछ लोग जाएंगे जॉब के लिए, कुछ लोग पढ़ाई करना चाहेंगे, हायर एजुकेशन जैसे बीटेक करना चाहेंगे, या कुछ लोग कुछ और करना चाहेंगे। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट बीटेक करना चाहते हैं, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से डायरेक्ट एडमिशन के साथ, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज, और वह कॉलेज स्थित है आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां पे आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की गवर्नमेंट डिग्री मिलेगी। साथ ही साथ आपको वहां पर सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। जैसे कि यहां पर कुछ फैसिलिटीज़ के बारे में आपको हम जानकारी देना चाहते हैं। यहां पर बता दें जो आपका एडमिशन पोर्टल है 2023-24 का वह ओपन हो चुका है। कॉलेज का नाम है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ। यह आपकी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और यह स्थित है आपके आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के पास में। यह एक गवर्नमेंट कॉलेज है और यह जुड़ा हुआ है, आपने सुना होगा आईईटी लखनऊ के बारे में। किसके बारे में? आईईटी लखनऊ के बारे में अगर आपने सुना होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी
लखनऊ, तो यह कॉलेज वहाँ से रिलेट करता है। तो सोच लीजिए जो आईआईटी लखनऊ है वह अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कॉलेज है और बहुत ही फेमस कॉलेज है। लोग उसमें एडमिशन पाने के लिए तरस जाते हैं, अच्छे अच्छे रैंक आते हैं, उसके बाद भी एडमिशन नहीं हो पाते हैं। तो यह जो आपका डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी लखनऊ, जिसे आप सिंपल फॉर्म में बोलते हैं, अगर आप यहाँ से इंजीनियरिंग करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा IET DSMRU लखनऊ। तो आप यहाँ से एक बार अपना पढ़ाई ज़रूर करने की सोचिएगा। सो अगर आपको और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप दिए हुए नंबर पर एक बार व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर कर लीजिएगा। एक बार फिर से नंबर नोट कर लीजिए 9919875253। आपको यह बहुत ही सुनहरा मौका है आपके पास कि आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से अपना बीटेक की डिग्री ले सकें और आप यहां पर लेटरल एंट्री में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, चाहे आपने CUET का फॉर्म भरा हो या ना भरा हो। इसके साथ ही साथ अगर आपके कोई रिश्तेदार आपसे जूनियर हों 1 से 2 साल और वो फर्स्ट ईयर से बीटेक करना चाहते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए। ये आपकी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं सब IIT NIT के टीचर्स हैं और यहाँ पर जो है हर तरह के प्रैक्टिकल्स वगैरह होते रहते हैं। साथ ही साथ कैंपस का जो रिकॉर्ड है काफ़ी अच्छा है। आपके लिए फ्रेशर्स पार्टी, टेक फेस्ट, फेयरवेल, मतलब जितने भी क्रिकेट स्पोर्ट्स, मतलब हर चीज़ आपको इस कॉलेज में देखने को मिलेंगे। तो हमारा कहना यही है कि आप लोग एक बार कॉलेज की साइट पर विजिट ज़रूर करें। बाकी अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए एडमिशन से रिलेटेड तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस दिए हुए नंबर पर 9919875253 9919875253। इस दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके कॉलेज के बारे में बहुत सारी जानकारियां ले सकते हैं या आप कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर भी सारा एडमिशन प्रोसेस खुद से कर सकते हैं। किसी को अगर एडमिशन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, वह अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो हमने आपको अभी व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया था उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जो सीटें हैं वह लिमिटेड हैं, सो आप बिना किसी देरी के एक बार कॉलेज में विजिट ज़रूर कीजिए। अगर स्टूडेंट बहुत दूर के हैं तो वो इस दिए हुए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। एक बार फिर से फ़ोन नंबर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए 9919875253 9919875253। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए। यहाँ का रिकॉर्ड जो है प्लेसमेंट का वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे सारे फैकल्टीज़ हाई क्वालिफाइड IIT NIT से पढ़े हुए हैं जो कि यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पर जो स्कॉलरशिप है उसकी 100% गारंटी है। जैसे कि आप अगर जाते हैं प्राइवेट कॉलेज में 20,000 40,000 फीस देते हैं तो क्या होता है आपके स्कॉलरशिप आने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आपकी 100% स्कॉलरशिप वापसी हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ लैब फैकल्टीज अवेलेबल हैं और आपकी यह स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ी बात। और यहाँ पर सब कुछ अच्छा है। और आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से सोचते हैं कि अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक कर दें तो क्या हम सेटल हो पाएंगे, तो देखिए ये सभी लोग सोचते हैं किसी भी ब्रांच में कुछ भी कोई करता हो तो ये बहुत ही अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, लेटरल एंट्री में बीटेक कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है वह 10 जुलाई तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सीटें लिमिटेड हैं तो आप देर मत कीजिए, जितना जल्दी हो आप एडमिशन ज़रूर ले लें। और साथ ही साथ आपको हम ये भी बता देते हैं, एक बार आप लोग फिर से फ़ोन नंबर नोट डाउन कर लीजिए 9919875253 9919875253। अगर आप पहले से ही अपना प्री रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप अपना नेम लिखकर सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज भी आप कर सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हम इधर उधर गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, तो हर सेक्टर में देखिए मैकेनिकल एक ऐसा सेक्टर है जहां से आप हर सेक्टर में जा सकते हैं। ई व्हीकल, ऑटोमेशन, इंडस्ट्री सेक्टर, रोबोटिक्स, सोलर, थर्मल, डिज़ाइन, एरोस्पेस, मतलब हर सेक्टर में आप लोग इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थ्रू आप लोग जा सकते हैं। सो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। कहेंगे यहाँ पे लैब की सुविधा कैसी है, यहाँ पे देख लीजिए सारे वर्क आपके होते रहते हैं। जहाँ भी आप लोग चाहें घूम सकते हैं, टहल सकते हैं। प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी जानकारियाँ आपको दी जाती हैं। यहाँ पर देखिए आपको लैब में बहुत सारी सुविधाएं हैं। आप आइएगा, कॉलेज में विजिट कीजिएगा एक बार ज़रूर। यहाँ के टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, आप एक बार आइएगा
और यहाँ पर मैं खुद पढ़ता हूँ और आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो आप खुद ही सोच सकते हैं आपके लिए इतना काम कर रहे हैं। बहुत सारे यहाँ फैकल्टीज़ हैं, यहाँ पे आपके टेक फेस्ट वगैरह सब कुछ होते रहते हैं, आपके रोबो रेस, रोबो बार, आपके टेक फेस्ट, कल्चरल इवेंट्स, बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। साथ ही साथ प्लेसमेंट के मैटर में भी कॉलेज बहुत ही आगे है। उसके बाद आप जो भी काम यहाँ पर करना चाहेंगे सब कुछ आपको पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। सो आप लोग एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा कॉलेज की साइट। यहाँ पर आपका नेक्स्ट आता है चैनल जिग। चैनल जिग के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहेंगे। चैनल जिग क्या होता है, तो इस फिगर में आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपका है वर्क पीस, ये है आपका वर्क पीस, ठीक है, ये है आपका वर्क पीस। ये नॉर्लिथ नॉब है जिसे आप ऐसे रोटेट करते रहते हैं, इसको आप ऐसे रोटेट करते रहते हैं, मतलब इससे आप ढीला करते हैं वर्क पीस को और इसको आप कसते जाते हैं। ओके, तो यह जिग जो होता है चैनल के आकार का होता है। इसमें क्या होता है, वर्कपीस में छिद्र करने होते हैं, उसे जिग में पेंचों की सहायता से जकड़ दिया जाता है। मतलब जिस भी वर्कपीस में आपको छिद्र करना रहता है, मान लीजिए ये आपका वर्कपीस है, इसमें छिद्र वगैरह करना है, तो इसको क्या करेंगे आप लोग, जिग में जो होता है पेंच की सहायता से जो नॉलेज नॉब है इसको रोटेट कराकर इसको कस लेते हैं। वर्कपीस को इस चैनल में नॉर्ड नॉब की सहायता से बांधा या स्थापित किया जाता है। तो वही हमने आपको बताया कि इसमें जो भी जिग रहेगा, इस टाइप के जिग में क्या होता है, एक चैनल लगा होता है। एक चैनल जो आपका देखिए लगा हुआ है, यहाँ से आप इसको अलग भी कर सकते हैं, फिर यहाँ से आप इसको जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। ड्रिल बुश ये है, ड्रिल बुश क्या होता है, एक इस तरह का शेप होता है, इसमें आपका ड्रिल जो होता है उसको सेट किया जाता है, जो कि आज के सेशन का लास्ट टॉपिक होगा ड्रिल बुश, उसको हम आगे बताएंगे। तो चैनल जिग के बारे में आप इतना लिख लीजिएगा। इसके बाद आगे हम अगर बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो है आपका प्लेट जिग। प्लेट जिग के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहते हैं। प्लेट जिग क्या होता है, प्लेट जिग क्या होता है, यह टेम्पलेट जिग की तरह होता है। आपने ऊपर देखा टेम्पलेट जिग में एक हैंडल लगा होता था जिसे टेम्पलेट हैंडल के नाम से जाना जाता था, परंतु इसमें ड्रिल को गाइड करने के लिए ड्रिल बुश का प्रयोग किया जाता है। ड्रिल बुश आपका कुछ इस प्रकार से होता है, ड्रिल बुश कुछ आपका इस तरह से होगा, इसमें आपके ड्रिल को सेट किया जाएगा, ड्रिल बुश को, ठीक है। ड्रिल बुश आपका यह है, पीछे जो आपका डब्बा बनाया गया, ठीक है ना। जिग को वर्कपीस से बांधने के लिए क्लैंप अथवा अन्य डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जिग के एक सिरे पर दो क्लैंपिंग स्क्रू भी एलिमेंट को सहारने के लिए लगाए जाते हैं। इस प्रकार की प्लेट जिग से एक ही समय में अनेक एलिमेंट पर क्रियाएं कर सकती है। मतलब ये जो प्लेट जिग होता है इसमें क्या होता है, आपके जो ड्रिल बुश होते हैं, ड्रिल को गाइड करने के लिए उसका यूज किया जाता है। साथ ही साथ आपके इसमें क्लैंप का भी यूज किया जाता है, जो कि क्या करता है, इसमें जो ड्रिल बिट होता है उसको कस के पकड़ता है। इसमें अलग तरह के स्क्रू भी यूज किए जाते हैं, और जो भी सारे प्लेट होते हैं उसको एक साथ ऐड करके उसमें होल वगैरह आप लोग कर सकते हैं। आप थोड़ा थोड़ा है, अगर कहीं और अच्छा सिंपल लैंग्वेज मिलता है तो आप पढ़ लीजिएगा, बाकी ये मैंने खुद के नोट्स से लिखा है तो वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट आपका कह रहा है लीफ या लैच जिग। लीफ या लैच जिग, इसमें क्या कह रहा है, इसमें देखिए बेसिकली क्या होता है, एक छोटे टाइप का जिग होता है, इसमें एक पत्ती या प्लेट लगी होती है, ठीक है। इसमें देखिए पत्तियां आपकी यहाँ पर लगाई गई हैं, इस फिगर में आप लोग देख लीजिए, ठीक है। यह एक सिरे पर जिग बॉडी पर हिंज रहती है। यहाँ पर देखिए एक सिरे पर जो पत्ती है वह हिंज कर दी गई है, तथा दूसरे सिरे पर क्लैंपिंग बोल्ट के द्वारा, ये देखिए आपका एक क्लैंप बोल्ट है जो कि यहाँ नीचे तक गया है, और फिर यहाँ नीचे से आपका देखिए रिवेट के टाइप से करके यहाँ पर इसको फिक्स कर दिया गया है। वर्कपीस लोडिंग और अनलोडिंग के लिए हिंज के सहारे ही इसको हम ऊपर या नीचे उठाते घटाते हैं। जैसे हिंज है, इस पे लोड वगैरह लगाएंगे तो ये आपका मान लीजिए उठ जाएगा, या ये वाला पार्ट ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। इसके माध्यम से हम इसको उठाते या नीचे ले जाते हैं। वर्कपीस का क्लैंपिंग सेट स्क्रू के द्वारा किया जाता है। ड्रिल बुश द्वारा ड्रिल को हम लोग गाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। ड्रिल बुश के द्वारा हम क्या करते हैं, जो ड्रिल बुश है इसमें जो ड्रिल बिट है उसको हम लोग गाइड करने का काम करते हैं कि हाँ आपको इतने ही डायरेक्शन में ड्रिल वगैरह करना है। तो आपका यह टॉपिक भी यहाँ पर खत्म होता है, लीफ या लैच जिग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि टाइप्स ऑफ फिक्चर्स के बारे में लिखिए। टाइप्स ऑफ फिक्चर्स के बारे में आपको लिखने के लिए पूछा जाता है। तो देखिए बेसिकली फिक्चर्स के बारे में क्या होता है, आपको कुछ भी लिखना रहता है तो या तो दे देगा खुद ही कि टर्निंग फिक्सर्स क्या होते हैं, वेल्डिंग फिक्सर्स क्या होते हैं, मिलिंग फिक्सर्स क्या होते हैं, असेंबली फिक्सर्स क्या होते हैं, या सीधे नाम दे देगा या कह देगा टाइप ऑफ फिक्सर्स लिखिए। तो देखिए मिलिंग फिक्सर्स क्या होते हैं इसके बारे में समझ लीजिए।
लिखा क्या गया है कि मिलिंग क्रियाओं के अंतर्गत वर्कपीस को मिलिंग कटर के सापेक्ष सही स्थिति में पकड़ने के लिए मिलिंग फिक्सर्स का यूज किया जाता है। नाम है मिलिंग फिक्सर्स, तो इसके माध्यम से जो मिलिंग कटर है उनको ही पकड़ने के लिए आप मिलिंग फिक्सर का यूज करेंगे। मिलिंग फिक्सर्स में मिलिंग मशीन के वर्किंग टेबल पर बांधकर प्रक्रियाएं आपकी की जाती हैं। यह फिक्सर्स एक ही आकार के दो वर्कपीस को एक साथ पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका मिलिंग फिक्सर्स हो गया। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये आपकी स्लॉट कटी रहती हैं, यहाँ पर आपको इसमें फिक्स किया जाता है। एक वर्टिकल लाइन होती है और इसके एक्सिस के थ्रू इसमें आप लोग इसको सेट करते हैं। ये बस आपका साइड व्यू दिखाया गया है और बाकी अंदर आपका जो है, इसमें अंदर अगर देखेंगे अंदर ऐसे पहिया सेट हो जाएगा और इसके अंदर ये जो आपका टूल है, आपका मिलिंग टूल घूमता रहता है। तो मिलिंग कटर को पकड़ने के लिए आपके मिलिंग फिक्सर का यूज किया जाता है। और मिलिंग फिक्सर्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? पहला होता है बेस, क्लैंप, रेस्ट ब्लॉक, लोकेटिंग एलिमेंट्स। बेस क्या करता है? जो कि सारे पार्ट्स को संभालता है। क्लैंपिंग क्या करता है? जो कि वर्कपीस और मिलिंग टूल के एक्सल से लेकर जो शाफ्ट लगाई जाती है उसको क्लैंप करने का काम करता है। रेस्ट ब्लॉक क्या होता है? रेस्ट ब्लॉक क्या होता है? वर्कपीस को यहाँ से गुजार के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है। लोकेटिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं? लोकेटिंग एलिमेंट्स होते हैं जो कि सारे टूल को एक जगह लोकेट करने का, अवस्थापित करने का काम करता है। ओके, अब बात करते हैं आगे वेल्डिंग फिक्सर्स की। वेल्डिंग फिक्सर्स क्या होते हैं? वेल्डिंग क्रिया को सेमी ऑटोमेटिक अथवा फुल ऑटोमेटिक बनाने के लिए तथा वेल्डिंग कार्य की दक्षता, क्षमता और एक्यूरेसी में वृद्धि करने के लिए वेल्डिंग फिक्सर्स का यूज करते हैं। जैसे कि क्या होता है, जो भी आपका वेल्डिंग प्रोसेस हो रहा हो, अगर हम चाह रहे हैं कि उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाए, कैपेसिटी बढ़ जाए, वह फुल्ली ऑटोमेटिक हो जाए, तो इन सबको बढ़ाने के लिए हम वेल्डिंग फिक्सर्स का यूज करेंगे। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? इससे आपके समय की बचत होगी क्योंकि सारा काम आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। अधिक वर्कर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे आपके धन की भी बचत होगी। इसका एडवांटेज क्या होता है वेल्डिंग फिक्सर्स का? वेल्डिंग फिक्सर्स का एडवांटेज ये है कि वेल्डन से पूरे वर्कपीस को सही स्थिति में रखा जाता है तथा वेल्डन के दौरान भी उसमें सही स्थिति बनाए रखा जाता है। इसके निर्माण कार्य में हाई गुणवत्ता बनी रहती है। जो भी काम आपका वेल्डन प्रोसेस में वेल्डिंग फिक्सर्स के माध्यम से होता है वो हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट निकाले जा सकते हैं और उनकी स्थिति जो है वह सही बनी रहती है। सेकंड आपका कहता है कि वेल्डन के उत्पादकता तथा दक्षता में वृद्धि होती है, इसकी प्रोडक्टिविटी में सुधार आता है, इसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। थर्ड कह रहा है जो भी प्रोसेस होता है उसको हम ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक बना सकते हैं, बनाया जा सकता है। ठीक है। फोर्थ कह रहा है कि वेल्डन संक्रिया में उत्पन्न जो भी हीट होता है, उष्मा होता है, उससे अंगों का कोई भी अगर डिफॉर्मेशन होता रहता है तो उसको हम बहुत ही कम करते हैं वेल्डन फिक्सर्स के माध्यम से। सो ये भी टॉपिक आपका यहाँ पर समाप्त होता है। एक या दो टॉपिक बचे हुए हैं, उसको आइए अब समझ लेते हैं और मैराथन क्लास का समापन करते हैं। फिर देखते हैं आपसे हमारी मुलाकात कब होती है। टर्निंग फिक्सर्स। टर्निंग फिक्सर्स क्या होते हैं इसके बारे में आइए थोड़ी जानकारी लेते हैं। टर्निंग फिक्सर्स क्या होते हैं? ये फिक्सर्स विभिन्न लेथ ऑपरेशन में वर्कपीस को पकड़ने वाले डिवाइसेस होते हैं। उदाहरण के लिए 3 जाचक, 4 जाचक, फेस प्लेट, कॉलेट्स, मैंड्रेल्स आदि ये सभी स्टैंडर्ड डिवाइसेस हैं जिनकी सहायता से अधिकतर वर्कपीसेस को पकड़ा जाता है, परंतु कभी कभी जटिल आकृतियों वाली विभिन्न फोर्जिंग तथा ढलाई करने वाले लेथ के लिए अनेक प्रकार के स्टैंडर्ड डिवाइस पर्याप्त नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लेथ फिक्सर्स होते हैं उनको पकड़ने के लिए आप टर्निंग फिक्सर्स का यूज करते हैं। आपको इस फिगर में दिख रहा होगा ये टर्निंग फिक्सर्स हैं। यहाँ पे बहुत सारे टूल आपके लगाए गए होते हैं, आपका रोटेट करता रहता है। यहीं पर आपके जो लोड वगैरह को बैलेंस करने का भी प्रोसेस होता रहता है। तो ये प्रोसेस समाप्त होता है। यहाँ पे आगे आता है आपका असेंबली फिक्सर्स। असेंबली फिक्सर्स आपका यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक, तो बहुत सारी मशीन होते हैं, अगर उसके विभिन्न पार्ट्स को अगर एक साथ असेंबल किया जाता है तो उन्हें जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के फिक्सर्स की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम असेंबली फिक्सर्स के नाम से जानते हैं। ओके, तो इस प्रकार के फिक्सर्स को बहुत सारी मशीन के मेज पर बांध दिया जाता है, जिससे उसमें पकड़े गए वर्कपीस पर ऑपरेशन किए जाते हैं। यह है आपका, इसमें देखिए वर्कपीस को हर साइड से, यहाँ से भी बांधा गया है, यहाँ से भी, यहाँ से, मतलब हर दिशा से इसको फिक्स करके सारे असेंबली को एक जगह सेट करके इसको बांध दिया जाता है और सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली इसमें चलता रहता है। आज के सेशन का लास्ट
टॉपिक है ड्रिल बुश। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर पढ़कर जाइएगा। ड्रिल बुश क्या होता है? यह है आपका ड्रिल बुश का एक छोटा सा फिगर। ये है ड्रिल बुश, मतलब जिसमें ड्रिल आपका सेट किया जाता है। ड्रिल बुश जिसमें आपकी स्टोर रहती है इसके अंदर, ठीक है। तो क्या लिखा गया है कि ड्रिल बुश को जिग बुश के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रयोग धातु कार्य की जगहों में कटिंग टूल, रीमर्स, ड्रिल्स की क्रियाओं को गाइड करने के लिए किया जाता है। जैसे कि क्या है, अगर मान लीजिए नहीं रहेगा तो आप जब ऑटोमेटिक काम होता रहेगा तो आपका ड्रिल जो बिट है इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, लेकिन जब इसमें ही जाएगा तो आपको एक सहारा दिया गया है, एक सहारा दे दिया है कि तुमको इसी के सहारे नीचे जाना है, होल करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। इसीलिए ड्रिल बुश का यूज किया जाता है। ये हार्डन्ड कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। बुश का आंतरिक व्यास सूक्ष्म ग्राइंडिंग द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें ड्रिल रीमर रनिंग फिट होकर पास होती रहती है, ठीक है। सो गाइस, बहुत ही आपका हमें लगता है बहुत ही बोरिंग लेक्चर रहा होगा सेकेंड मैराथन क्लास। मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि टाइम था नहीं और समय से पहले कंप्लीट करना था। तो आपका सारे टॉपिक जो होने थे इसमें आपके कवर करा दिए गए हैं। बाकी अब आपसे देखिए हमारी मुलाकात कब होती है, और ये आपका लास्ट था। मैराथन क्लास भी आपका यहाँ पर समाप्त होता है। कोई अगर किसी को प्रॉब्लम होगी, अगर मुझसे कोई पूछताछ हो गई एडमिशन वगैरह से रिलेटेड कहीं पे, तो आप बात कर सकते हैं इस दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पर। ओके, सो गाइस, हम फिर से मिलते हैं आपसे। अब मिलेंगे, आपका रिजल्ट वगैरह आएगा तो आपसे हम फिर नए नए वीडियोज में मिलेंगे। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।